Now, today we'll discuss the topic that is atomic, physical and chemical properties of 18th group elements. Clear to all of you? So let us start the topic. The elements are first 18th group. The elements are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the 6 elements. So first, how can we learn them? बिल्कुल simple sequence है. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. You can learn this way. अगर आप इसको 2 से 3 बार repeat करोगे, then it will be easily learnt. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. And be remember, जो radon है, it is radioactive. Therefore, it is quite difficult to study its properties. क्लियर? सो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि कौन कौन से एलिमेंट है. बेसिकली एक बार फिर रिपीट करेंगे. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन. दीज आर द 6 एलिमेंट प्रेजेंट इन द 18th ग्रुप एलिमेंट्स. नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी कि जो आपका 18th ग्रुप एलिमेंट है, इट हैज गिवन सम डिफरेंट नेम्स एंड व्हाट आर द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर नेम्स. सो डिफरेंट नेम्स गिवन टू 18th ग्रुप एलिमेंट्स. सो बेटा जो फर्स्ट नेम इनको दिया गया था, फर्स्ट, दैट इज इनर्ट गैसेस. सो व्हाई इनर्ट गैसेस? बिकॉज दे आर, यू कैन से, अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ड्यू टू विच जो नाम है वो क्या है बेटा? इनर्ट गैसेस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर दैट दे आर सेड टू बी नोबल गैसेस. So noble gases name क्यों आया? Because now we have some compounds of xenon. Clear? हमारे पास xenon के भी compounds हैं, krypton के भी compounds हैं कुछ, और एक compound हमारे पास radon का भी है. तो बेटा हम ये नहीं कह सकते कि ये unreactive है. Therefore the name is now noble gases. इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि जिनॉन के जो कंपाउंड हैं वो काफ़ी कैटेगरीज के हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको डिवाइड करो तो जिनॉन फ्लोराइड्स. जिनॉन फ्लोराइड्स में वी विल हैव XeF2, XeF4 और XeF6. देन वी आर हैविंग जिनॉन ऑक्साइड्स. जिनॉन ऑक्साइड्स में बेटा हमारे पास 2 हैं, XeO3 एंड XeO4. जिनॉन ट्राईऑक्साइड, जिनॉन टेट्राऑक्साइड. और थर्ड कैटेगरी में जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स. जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में वी आर हैविंग XeOF2, XeOF4, XeO2F2. क्रिप्टन में वी आर हैविंग ओनली वन कंपाउंड, KrF2, क्रिप्टन डाईफ्लोराइड. देयर इज अ सिंगल कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन. ठीक है. एंड रिगार्डिंग द, व्हाट विल आई से, रिगार्डिंग द रेडॉन, we are having one compound RnF2, radon fluoride. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड. ये आइडेंटिफाई तो हो चुका है, इट इज आइडेंटिफाई द ट्रेसर टेक्निक, बट नॉट आइसोलेटेड. अब तक हम इसे आइसोलेट नहीं कर पाए हैं. बाकी जो कंपाउंड हैं आपके जिनॉन के, क्रिप्टन के, दीज आर आइसोलेटेड. बट रेडॉन बीइंग रेडियो एक्टिव, हम इसके कंपाउंड को स्टडी तो कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, टेक्निकली स्टडी भी अभी नहीं कर पाए कि देयर इज अ कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला RnF2, बट टिल डेट इट इज नॉट आइसोलेटेड. सो अब देखिए, बहुत ज्यादा कंपाउंड तो नहीं है, मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो जिनॉन के हैं. देन वन कंपाउंड इज ऑफ क्रिप्टॉन, वन इज ऑफ रेडॉन. तो हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर अनरिएक्टिव. सो देयरफॉर द नेम गिवन टू देम आर नोबल गैसेस. एंड द लास्ट नेम, these are also said to be the rare gases. Third name I'll write here, rare gases. So the name rare gases because of their less abundance on earth. सो तीनों का अलग अलग रीजन है, आपको पता होना चाहिए अलग अलग बिल्कुल डिटेल में. इनर्ट गैसेस क्यों बोले? बिकॉज दीज आर अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. नोबल गैसेस क्यों? बिकॉज सभी के सभी जो है इसमें से कुछ आपके जो है वो रिएक्टिव हैं, कुछ कंपाउंड्स भी है हमारे पास. देयरफॉर द नेम इज नोबल गैसेस. एंड रेयर गैसेस ड्यू टू लेस अबंडेंस ऑन अर्थ. ना बेटा ये जो मैंने कंपाउंड आपके लिखे हैं जिनॉन के कंपाउंड, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको स्टडी करने हैं. जिनॉन फ्लोराइड में आपको स्टडी करना है XeF2, XeF4, XeF6. तो एक लेक्चर अलग से अपलोड है जिनॉन फ्लोराइड के नाम से.
देन देयर इज अ लेक्चर अपलोडेड बाय द नेम ऑफ जिनॉन ऑक्साइड, जिसमें आपको स्टडी करना है XeO3 एंड XeO4. देन देयर इज अ डिफरेंट लेक्चर on that is xenon oxyfluoride. There you have to study XeOF2, XeOF4 and XeO2F2. Clear? So this is regarding the different name given to the 18th group element. Now we have to study next is occurrence of noble gases. Occurrence of noble gases. So occurrence of noble gases में बेटा, first of all, since these are less reactive, so they are found in free state in nature. ये हमें नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर. एंड ड्राई एयर, बी रिमेंबर, जो ड्राई एयर है, दिस ड्राई एयर कंटेन 1% नोबल गैस, और यू कैन से नोबल गैसेस बाय वॉल्यूम. और इस 1% ऑफ द नोबल गैसेज में जो मेजर पार्ट है दैट इज आर्गन. इन दिस द मेजर पोर्शन, और यू कैन से मेजर पार्ट जो है वो आपका आर्गन है, ठीक है. तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि आपकी जो अकरेंस की बात की जाए तो नोबल गैसेस फ्रीली अकर करती हैं, ठीक है ना, एटॉमिक स्टेट में ही मिलेंगी क्योंकि अनरिएक्टिव है, कंपाउंड फॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है. और इनका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका ड्राई एयर विच कंटेन 1% ऑफ द नोबल गैसेस बाय वॉल्यूम, जिसमें आपका मेजर जो है वो आपका आर्गन. नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कि हाउ कैन वी आइसोलेट द नोबल गैसेस. सो जस्ट सी आउट. Isolation of noble gases. तो इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी स्टडी द आइसोलेशन ऑफ हीलियम, हीलियम का स्टडी करेंगे. देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, एंड फाइनली वी विल स्टडी ऑफ रेडॉन. सो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है. तो हीलियम के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ कैन वी आइसोलेट द हीलियम. सो हीलियम जो है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस. तो जो बेटा नेचुरल गैस है वो काफी बड़ा सोर्स है हीलियम का. इट कंटेन 2 to 7% ऑफ हीलियम. अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना. जो नेचुरल गैस है, this natural gas is compressed at 100 atmospheric pressure. उसको 100 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस करेंगे, क्लियर, ठीक है ना. एंड 75 केल्विन टेम्परेचर. ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है. आपको नेचुरल गैस लेनी है जिसमें मेजर आपका पार्ट क्या है, 2 से 7% हीलियम है. इट इज कंप्रेस्ड एट 100 एटमॉस्फेयर, 75 केल्विन. देन व्हाट हैपन, helium does not liquefy while other gases liquefied. सो बिल्कुल क्लियर है आपको. अब हीलियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट हो जाएगी. तो नेचुरल गैस के कंप्रेशन से हमें कौन सी नोबल गैस मिलती है, हीलियम मिलती है. कंडीशन आपको पता होना चाहिए. नाउ वी विल स्टडी कि जो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनॉन है इनका हम आइसोलेशन कैसे करते हैं. सो दीज आर आइसोलेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली वी विल दैट इज पर्टिकुलरली आइसोलेट. और इसका रीजन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो. तो यहां पर जो आपकी गैसेज है जब वो लिक्विड स्टेट में होगी देन दे विल हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. तो इसका रीजन भी हम लिखेंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ इन द लास्ट वी हैव टू स्टडी जो रेडॉन है बेटा, बेसिकली वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो उसका आइसोलेशन कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट. सो ये यहां पर स्टडी करते हैं. सो जो बेटा रेडॉन है इट इज प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम.
रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब वो डीके होगा उसका तो डीके में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका रेडॉन। तो ये आपका बेटा रेडियम डीके ये आपको देगा रेडॉन, और साथ में हीलियम या जिसको पर्टिकुलरली हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं उसको रिलीज करेगा। अब इसको चेक भी करते हैं, बिल्कुल सिंपल है चेक करना। इट इज 266, रेडॉन हैज 88 ऑन द राइट हैंड साइड। यू नो हीलियम जो है बेटा जस्ट क्लियर, हीलियम इज 4/2 एंड रेडॉन इज 262 अपॉन 86। अब देखिए बिल्कुल चेक हो सकता है, यहाँ पे जो है ये आपका जो नंबर है 266 है, एटॉमिक मास यहाँ पर 262 + 4 टोटल सेम हो गया। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो 88 है, ये 86 + 2 सेम हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है डीके ऑफ रेडियम। सो डीके और रेडियम में आप देखो जब डीके हो रहा है रेडियम का, सो यहाँ पर जो रेडॉन बन रहा है ये बन रहा है एज अ डीके प्रोडक्ट। डीके रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट होते हैं दीज आर सेड टू बी द डीके प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा हमने जनरली स्टडी किया रिगार्डिंग द आइसोलेशन। ध्यान बिल्कुल रखना है, हीलियम फ्रॉम नेचुरल गैस, these other gases by fractional distillation of air, or radon being radioactive, it is formed as a decay product of radium. So now we will study the main part, that is atomic and physical properties. ये बेटा कलेक्टिव चलेंगी of 18th group और noble gases. So just first property now, electronic configuration. So the elements are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So बेटा इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं that is 2, 10, या फिर इनको इस साइड भी लिख सकते हैं 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इनको लर्न करने के लिए मैजिक नंबर है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां से इंडिकेट भी हो रहा है 8 का गैप है, 8 का गैप है, 18 का गैप है, 18 का गैप है, 32। तो बी क्लियर, इनका जो मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर, यानी हीलियम नियॉन में 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, नियॉन आर्गन में 8 का है, आर्गन क्रिप्टन में आपका जो है 18 का है, क्रिप्टन जिनॉन में भी 18 का है, और जिनॉन और रेडॉन में 32। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप हीलियम की लिखोगे इट इज 1s2, देन नियॉन इज 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन इफ आई विल राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, krypton 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। देन xenon में बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, then 5s2, 4d10, 5p6. Then in case of radon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, then 6s2, 4f14, 5d10 and 6p6। दिस आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं थोड़ा सा शेल के अकॉर्डिंगली माउंट करूं, ठीक है ना। सो यहां पर देखिए जो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज रहेगी, एक शेल है, इसमें नियॉन में एक और ये 2 शेल हो गई, आर्गन में 1, 2 और 3 शेल्स हो गई। अब क्रिप्टन में देखो बेटा 1, 2, 3, ये 4 आई बेटा, ये 4 और ये 3rd। क्लियर। तो अगर आप यहां पर अब एक कंसेप्ट आएगा जो मैं क्लियर करूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। तो अगर मैं हीलियम के केस में डिस्कस करूं, इट विल बी 1s2,
नियॉन में सेकंड आपकी आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6। आर्गन के केस में बेटा आपकी थर्ड आउटर शेल है, तो 3s2 3p6। अगर मैं डिस्कस करूं बेटा क्रिप्टन में, तो क्रिप्टन में फोर्थ आपकी आउटर मोस्ट, और 4 में 2 आएंगे 4s2 4p6। ये जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है ये अफबाउ रूल से है, और अब हम लिख रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वो ऑर्डर होता है एनर्जी का, तो जिसकी एनर्जी कम होगी दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, सो दिस विल बी 4s2 4p6। सिमिलरली इन ज़ीनॉन आउटर शेल फिफ्थ है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6। और बेटा रेडॉन में 6s2 6p6। दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहीं से कुछ आप देखिए अब नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 18th ग्रुप की, तो हीलियम को आप यहां से छोड़ दीजिएगा, हीलियम का डिस्कशन नहीं करते। बाकी सब में देखो बेटा s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, सो आई विल राइट ns2 np6। और n की जो वैल्यू है वो 2 3 4 5 और 6, यानी 2 से लेकर 6 तक। सो जो 2 वैल्यू है n की वो किसके लिए है आपकी, फॉर नियॉन। द वैल्यू ऑफ n इज 3, दिस इज फॉर आर्गन। द वैल्यू ऑफ n इज 4, ये बेटा आपकी क्रिप्टन के लिए। द वैल्यू ऑफ n 5, ये आपकी ज़ीनॉन के लिए। और वैल्यू ऑफ n जो 6 है ये किसके लिए है, रेडॉन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब आप टेक्निकली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हो या बॉन्डिंग करते हो तो यू नीड अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो दिस वी हैड डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ऑलरेडी लिख दी है, इसको हम पॉइंट नंबर 2 लेके चलेंगे, दैट इज सेकंड वन। नाउ आफ्टर दैट थर्ड वी हैव टू स्टडी, थर्ड इज दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहीं पर स्टडी करते हैं बेटा थर्ड को भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा हीलियम को आप अवॉइड कीजिए, बाकी सब में आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड द 3 प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल शिफ्ट टू द फोर्थ वन। फोर्थ, सो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द एग्जिस्टेंस। तो रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस आई विल से दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस। तो बेटा मोनो एटॉमिक एग्जिस्टेंस किस लिए है, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ड्यू टू विच अपने ही एटम से कंबाइन नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीटली फिल्ड है। सेकंड नियॉन 1s2 2s2 2p6, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगी, मोनो एटॉमिक गैसेज में, नेचर मोनो एटॉमिक। अब इसका हमारे पास एक प्रूफ भी है, यू नो गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द रेशियो कम्स आउट टू बी 1.67। गामा जो है ये रेशियो है Cp/Cv की, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 1.67 है और ये वैल्यू इंडिकेट करती है टुवर्ड्स मोनो एटॉमिक नेचर। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल प्रूफ भी था या प्रैक्टिकल प्रूफ भी था कि ये आपके जो है मोनो एटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। बट द मेन रीजन ड्यू टू फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, 2 एटम जो नोबल गैस के वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, सो इनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, मोनो एटॉमिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा इन द 11th क्लास आप लोगों ने स्टडी करा था कि जो आपका रेडियाई होता है ये कितने टाइप का होता है,
कोवलेंट रेडियाई, देन metallic radii, then we are having van der Waal radii। तो इसमें जो सबसे बड़ा रेडियस होता है वो van der Waal रेडियस होता है। तो यहां पर जो आपकी नोबल गैसेज हैं दे विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल van der Waal रेडियाई। क्लियर। अब जो van der Waal रेडियस है वो सबसे बड़ा रेडियस होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट दीज नोबल गैसेस दे आर द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर पीरियड्स। अपने पीरियड के ये लार्जेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में अगर हम स्टार्ट करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इन सभी में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नियॉन। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट है ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। उसका पहला रीजन कि इनका जो रेडियस है, यहीं पर स्टडी करते हैं, दो रीजन यहां पर आएंगे। इसका पहला रीजन क्या है, दैट दे हैव द लार्ज van der Waal रेडियाई। सेकेंड रीजन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेकेंड रीजन क्या है, दे हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल इनकी फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आए हुए हैं। तो जब एक पर्टिकुलरली शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी, देन वी आर हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो जब इलेक्ट्रॉन रेपल करेंगे उसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है बेटा वो क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, ड्यू टू विच दे विल हैव द बिग रेडियाई। तो दो रीजन आपको ध्यान करने, दोनों रीजन आप बता सकते हो यहां पर। पहला बिग रीजन क्या है नंबर 1 पे, कि आपका ये आंसर है लार्ज van der Waal रेडियाई है। अगर आपसे पूछा जाए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म पे एक्सप्लेन करो, तब आप एक्सप्लेन करोगे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, ड्यू टू विच जितने इलेक्ट्रॉन आने थे उतने ऑलरेडी हैं, तो रिपल्शंस भी ज्यादा होंगे। रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो जो शेल है वो एक्सपेंड करेगी और रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां तक हमने भी स्टडी किया कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है नोबल गैसेज में, दैट इज द van der Waal रेडियाई। एटॉमिक रेडियस इज van der Waal रेडियाई, ठीक है। चलिए, गॉट इट। नाउ इन ग्रुप्स, ऑल ऑफ यू नो इन ग्रुप्स जो रेडियस है या रेडियाई, इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अब अगर हम बात करें हीलियम से ज्यादा रेडियस नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। सो बेटा हीलियम में वी आर हैविंग जो नंबर ऑफ शेल्स है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते थे, एक बार बताते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसमें एक मेन शेल है। नियॉन में कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, इट हैज़ 2 मेन शेल्स। आर्गन में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 मेन शेल्स। सिमिलरली आर्गन की जो कॉन्फ़िगरेशन है इट विल गो अप टू 4s2, 4p6, तो 4 मेन शेल। जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 से 5s2, 5p6 तक जाएगी, 5 मेन शेल्स। रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से इट विल गो अप टू 6s2, 6p6, तो इसमें 6 मेन शेल्स। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, आपकी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही है, ड्यू टू विच द रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज आई थिंक रिगार्डिंग ऑल अबाउट द रेडियस। जो ध्यान रखने वाली बात है, इनका van der Waal रेडियस है, दे आर द बिगेस्ट इन द पीरियड्स, ठीक है। डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। सो दिस वी हैव डन द प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। delta IH, also referred as आयोनाइजेशन एनर्जी, IE भी बेटा इसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो अगर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, सो दिस इज फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ठीक है।
कोई भी लिख लीजिए आप, आर्गन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दिस इज आल्सो फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो फैक्टर हमने किया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। मींस जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा बेटा? कंक्लूजन ये है कि नोबल गैसेस दे हैव लार्ज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल रीजन भी ध्यान रखना है आपको, ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब डिस्कस करते हैं बेटा ग्रुप्स के बारे में। डाउन द ग्रुप क्या होता है? तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? देखो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस और ये आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA किसकी? न्यूक्लियस की डिक्रीज करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो भी कम लगेगी। दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होगी, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो ये भी क्या होगी? डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या बनेगा आपको? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। मींस जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा आई एच या IE, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। और साइज क्यों इंक्रीज है? ये हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेन शेल्स। So this we had completed the sixth property, that is ionization enthalpy. Now the property number 7 is electron gain enthalpy. Delta IH. तो इसमें first thing they have positive इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में यहां डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज एन एटम। और इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप छोड़ दो तो कोई इश्यू नहीं, इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना इसको, जब आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम में एंटर कराओगे, ठीक है ना, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा? इसको अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और यही एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो फिर से देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर एंटर कराओगे, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच उसकी एनर्जी कम होगी, और वो एनर्जी कहां पर रिलीज होगी? सराउंडिंग में। दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, डेल्टा EGH, ये नॉर्मली नेगेटिव होती है।
नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपने देखा जो एनर्जी है वो कहाँ पर जाएगी, सराउंडिंग में रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन कन्वेंशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अब समझिए, अगर मैं कहता हूं मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, क्यों? जितनी ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। अब अगर मैं कहता हूं कि लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये पहला साइन कन्वेंशन। बट अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज है बेटा, ये कुछ केसेस में हमें पॉजिटिव भी मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव भी मिलेगी। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी है वो क्या करनी पड़ी है, हमें सप्लाइड करनी पड़ी है। तो एनर्जी अगर आप सप्लाई करोगे तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू में क्या पड़ेगा, कम होगा। फिर से समझिए, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव लेके चलना है, बट कुछ केसेस में वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे, दिस इज कंसिडर्ड एज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बी क्लियर? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब उसकी वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्योंकि वहां पर एनर्जी निकलने की बजाय हमें एनर्जी क्या करनी पड़ी है, सप्लाई करनी पड़ी है। तो साइन कन्वेंशन क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा, अब देखिए जो मेन मैंने बात समझानी है आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू। इन दो पॉइंट पे फोकस कीजिए। अब अगर मैं कहता हूं कि मोर नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं कहता हूं लेस नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पॉजिटिव में देखिए, अब मैं कह रहा हूं मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन, मोर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं कहता हूं लेस पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसे बात हो कि भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो ज्यादा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। और किसी केस में अगर आप सप्लाई करोगे तो वो इसके अपोजिट फैक्टर हो गया, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, लेस। तो ये ध्यान रखना है, मेन अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। सो जो नॉर्मल गैसेस है दे विल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब एक इंडिकेशन तो मिल गया कि दे विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब रीजन समझना बाकी है। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं नियॉन का। 1s2 2s2 2p6। नियॉन में क्या है देखिए, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, और बेटा थर्ड शेल नहीं है। ठीक है, थर्ड शेल एम्प्टी या नहीं आ रही, या इसको लिख लीजिए 3s0 3p0। अब पहला रीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, दूसरा दे हैव नो स्पेस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें दो शेल हैं, पर्टिकुलरली बात की जाए, हम नॉर्मली जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन है उसी में ऐड करते हैं। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड है, वो पूरी भरी हुई है, तो अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करना हो तो हमें अगली शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा। ये नेक्स्ट शेल आ गई भाई। ठीक है, और नेक्स्ट शेल में जब आप एंटर कराओगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। सो हियर इफ we want to add the electron, then it will be added in
नेक्स्ट हायर शेल, वो किस में जाएगा बेटा, अगली हायर शेल में जाएगा, विच नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसके लिए हमें एनर्जी नीड पड़ेगी और वी कैन से वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर जो वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है, इसको ध्यान रखिए। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब आती है, देखो मैं क्लियर करता हूं 2 पॉइंट, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन तो क्लियर हो गया। आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब आएगी और पॉजिटिव कब आएगी। पॉजिटिव कब आएगी, जब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो नेक्स्ट शेल में, कि भी उसके पास जितनी शेल है वो भरी हुई हैं, उनमें स्पेस नहीं है, अगली शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना हो सेम शेल में। क्लियर। तो ये पॉइंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस ध्यान रखना है आपको कि जैसे किसी एलिमेंट में 2 शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, सेकंड शेल तक इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसकी वैल्यू कभी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगी। किसी में आपने देखा, जैसे ये पॉजिटिव तो वैसे नोबल गैस में होता है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल भरी होती है, तो उससे जो नेक्स्ट हाई एनर्जी शेल है वो खाली होगी, तो उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है देन यू हैव टू सप्लाई अ क्वाइट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर द वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें कहाँ मिलेगी, नोबल गैसेज में, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू किस में मिलेगी, अदर्स में। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कशन करके आपको बताया कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या इशू है। सो दे विल हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रीजन आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए नाउ वी हैव टू स्टडी द वेरिएशन इन ग्रुप्स। अब ग्रुप में वेरिएशन स्टडी करने से पहले एक चीज और देखो, ये न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अगर ये न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सराउंडिंग में जाएगी और इलेक्ट्रॉन के अंदर रहने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि एक एक शेल इंक्रीज होती है, अगर आप नियॉन का एग्जांपल लेके चलें, ठीक है, या किसी और नियॉन में 2 मेन शेल्स हैं, ठीक है। आर्गन में कितनी मेन शेल्स हैं, 3 मेन शेल्स हैं। तो यहां पर आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें और आउटर जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि सेकंड शेल तो पूरी भरी हुई है तो किस शेल में आएगा, थर्ड शेल में, यानी डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस और थर्ड शेल के बीच का। जबकि आर्गन में अगर आप जाओगे तो ये न्यूक्लियस, उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है बट उसमें इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, फोर्थ शेल में। तो न्यूक्लियस और आउटर शेल मतलब सॉरी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। फिर से समझिए, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और बेटा अगर फोर्स कम होगी, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी ज्यादा कम नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यहां एक चीज और मैं बताऊंगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये एनर्जी रिलीज हुई बाहर, किस वजह से, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया, इसकी एनर्जी कम हुई, वही एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हुई। तो अगर न्यूक्लियस इसको कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। न्यूक्लियस इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये ध्यान रखना है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे आप, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। उस आने वाले इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम। तो बेटा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इन ग्रुप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सो इन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? हीलियम. ठीक है, डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी आपकी? डिक्रीज. हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन. और बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, आर्गन और क्रिप्टन they will have nearly same electron gain enthalpy but we don't have no explanation till date. अब तक हमारे पास कोई explanation नहीं है. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, देन जीनॉन, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जनरली बाय कंसीडरिंग नेगेटिव वैल्यू. किसको कंसीडर करना है? नेगेटिव वैल्यू को. ठीक है, बट जनरली अब नोबल केस में अपोजिट है. यहां जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं इनकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. तो पॉजिटिव वैल्यू में ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? द ऑर्डर विल बी नाउ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन और हीलियम. यहां आप चाहो तो रेडॉन भी लिख सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आरएन. अब देखो जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव वैल्यू का ऑर्डर है. सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नियॉन, उससे कम आर्गन, क्रिप्टन की इक्वल, उससे कम पॉजिटिव वैल्यू जीनॉन, उससे कम पॉजिटिव वैल्यू रेडॉन और सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? हीलियम. तो हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? लीस्ट पॉजिटिव. तो लीस्ट पॉजिटिव का मतलब इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो कंफ्यूज मत होना दोनों ऑर्डर में. जनरली ऑर्डर ये है, ठीक है ना, बट क्योंकि इनमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ऑर्डर रिवर्स होगा. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या ली जाती है? नेगेटिव. बट इस ग्रुप में जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की वजह से ये आपका ऑर्डर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. और दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल क्लियर है, सॉरी क्लियर नहीं, सेम है, आर्गन और क्रिप्टन. वी डोंट हैव एनी रीजन टिल डेट कि ऐसा इसका क्या रीजन है. सो बेटा दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेवंथ प्रॉपर्टी. नाउ वी विल शिफ्ट टू द एट्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नंबर 8. Number 8, intermolecular forces. So these noble gases, they have weak van der Waal forces. So बेटा अगर इनमें जो फोर्सेस है वो वीक van der Waal फोर्सेस है, ठीक है, तो what we can say that they have weak इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. पॉइंट. चलिए ना अगर ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप्स वी नो साइज इंक्रीज करेगा. साइज इंक्रीज करेगा तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी van der Waal फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. जिस एलिमेंट का साइज ज्यादा होगा उसमें van der Waal फोर्स भी ज्यादा होगी. तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर van der Waal फोर्स इंक्रीजेस एंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस. तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन. तो सबसे कम van der Waal या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें? हीलियम. हीलियम हैज लीस्ट intermolecular force whereas radon has highest intermolecular force. So this is regarding the intermolecular force, that is the point number 8. Now the next point number 9, that is melting and boiling point. Melting and
बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी देन ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एंड इफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग देन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। ये बेटा लेस है, इसका बिल्कुल क्लियर कट रीजन है, बिकॉज ऑफ वीक वान डर वाल फोर्सेस। नाउ अगर ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट increases this way: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। ऐसा किस लिए? सी द रीजन। बेटा इन ग्रुप्स यू नो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो एक्सटेंट ऑफ और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस, और वान डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। सो दिस इज रिगार्डिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, दैट इज नंबर 10। सो बेटा लिक्विफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? वेन एवर वी कन्वर्ट गैस इनटू अ लिक्विड, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर किसी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसमें जो फोर्सेस हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्सेस चाहिए उसमें गैप कम होगा, तो वो जल्दी लिक्विफाई होगी। अगर किसी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो उसमें और लिक्विड के बीच में जो है फोर्सेस का गैप ज़्यादा हो गया, तो उसको लिक्विफाई करने में हमें क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो मेन चीज़ जो लर्न करनी है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां से फर्स्ट पॉइंट, noble gases are not easily liquefied। हम इनको इतना easily liquefy नहीं कर पाते। रीजन, because they have weak van der Waal forces। बट अगर हम डिस्कस करें ग्रुप्स में, इस ग्रुप में अगर हम डिस्कस करें तो ग्रुप में क्या होता है बेटा? साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने से क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर फोर्स आपकी इंक्रीज होगी देन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। ठीक है, मींस ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम जो है वो आपकी इट इज लीस्ट इजीली और यू कैन से लीस्ट लिक्विफाइड। तो अगर आपसे पूछे भी नियॉन आर्गन में कौन इजीली लिक्विफाई होगी, ठीक है, नियॉन और आर्गन में, तो आर्गन इज मोर इजीली लिक्विफाइड। रीजन क्या बताओगे? ड्यू टू मोर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट यू हैव टू रिमाइंड। सो ये क्लियर करा हमने, दैट इज रिगार्डिंग द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान क्या रखना है कि मोस्टली जो आपके कंपाउंड्स हैं, मोस्ट जो कंपाउंड्स वो आपके जिनॉन के हैं। तो यहां पर जो आपको स्टेट मिलेगी +2, +4, +6 या
+8। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंपाउंड्स बना रखे हैं हमने, स्टेट हम उनकी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें जो स्टेट मिलेंगी +2, +4, +6 या +8। चेक भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं XeF2 की, यहाँ पर जिनॉन किस स्टेट में है, +2 में। अगर मैं बात करूं XeF4, यहाँ पर जिनॉन किस +4 स्टेट में है, XeF4 में। अगर हम बात करें XeF6 तो यहाँ जिनॉन किस स्टेट में है, +6 में। और अगर मैं बात करूं XeO4 तो यहाँ पर जिनॉन किस स्टेट में है, +8। तो जिनॉन सिर्फ यही स्टेट शो करता है, +2, +4, +6 एंड +8। अब इसके बाद देखो मोस्ट कंपाउंड तो आपके जिनॉन के हैं, ये तो एक बात हुई। तो उनकी स्टेट के रिगार्डिंग तो बेटा ये डिस्कशन हुआ। नाउ अगर बात करें क्रिप्टन, सो क्रिप्टन में अब तक बेटा सिंगल कंपाउंड आइसोलेट हुआ है, दैट इज KrF2। तो यहां से जो क्रिप्टन की स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +2। और थर्ड रेडॉन की बात करें तो रेडॉन में जो कंपाउंड है इट इज ओनली वन कंपाउंड ऑफ रेडॉन आइडेंटिफाइड, सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है, नॉट आइसोलेटेड, इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है दैट इज RnF2। यहां पर जो आपकी रेडॉन की स्टेट आएगी वो +2। यानी अब तक जितनी डिस्कवरीज हुई हैं कंपाउंड के बारे में रिगार्डिंग द नोबल गैसेस, तो जिनॉन को या इनको भी अगर आप इंक्लूड कर लो तो नोबल गैसेस में कौन कौन सी स्टेट हमें मिली हैं, +2, +4, +6 और +8। ये सारी की सारी सिंगल एलिमेंट जिनॉन में होती है। +2 कौन कौन शेयर करता है, जिनॉन भी करेगा, क्रिप्टन भी करेगा और आपका रेडॉन भी करेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it is enthalpy of fusion and vaporization. Enthalpy of fusion, delta FUSH and enthalpy of vaporization, डेल्टा VAPH, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, फ्यूजन जो प्रोसेस होता है जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, वेपोराइजेशन जो प्रोसेस है जब आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हो। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कितनी एनर्जी लगी किसी एक पर्टिकुलर मैटर को, सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितनी एनर्जी लगी किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बेटा दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर किसी कंपाउंड में फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उसको यू कैन से किसी कंपाउंड में अगर फोर्सेस कम होंगी तो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। सेम यहां पर है, अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पर आपको लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर किसी लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब डिस्कस करते हैं। नॉबल गैसेस they will have low values of enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion. रीजन बिल्कुल क्लियर है, ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस। नाउ बात करते हैं ग्रुप्स में। इन ग्रुप की बात अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आपकी फोर्स इंक्रीज होगी देन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बेटा इट आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो द ऑर्डर इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। दैट इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन ऑन
चारकोल। सो पहले मैं एक बता दूं कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज ये एक सब्सटेंस है और ये उसकी आउटर सरफेस है। तो एक सब्सटेंस की आउटर सरफेस पर अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, ठीक है, आके इंटरेक्ट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एडजॉर्प्शन। और ये जो एडजॉर्प्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंपल। अब सपोज मान के चलिए ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगे, तो इनमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इस ज़्यादा फोर्स के साथ इस सरफेस पर एड्जॉर्ब हो पाएंगे, तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, तो ये इस सरफेस पर भी कम फोर्स के साथ एड्जॉर्ब करेंगे, तो जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम। तो ध्यान रखना है कि एड्जॉर्प्शन लिखूँ मैं यहाँ पे या पर्टिकुलरली एक चीज़ मैं लिखता हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब सिंपल समझो बेटा, ये ना व्हाइट बोर्ड है, मैं इस टाइम लिख रहा हूं इंक से, तो जो मार्कर की इंक है इसकी आउटर सरफेस पर है, तो अगर इंक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तभी वो इस बोर्ड के ऊपर ज्यादा टाइम तक एड्जॉर्ब हो पाएगी या स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्ब हो पाएगी, या उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा। अगर हम कोई लाइट इंक लें जिसमें फोर्सेस कम होंगी तो वो यहां पर सरफेस पर एड्जॉर्प्शन वीक करेगी। तो मेन चीज जो यहां पर आपको अभी क्लास 12th के लिए नोट करनी है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो यहां पर पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्ट हीलियम ऑल गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल। अब हीलियम का रीजन देखते हैं, हीलियम में ऐसा क्यों होता है। तो हीलियम हैज द स्मॉल साइज, उसका साइज कम है, ड्यू टू विच इट हैज लेस वांडरवाल फोर्स, बहुत कम वांडरवाल फोर्स है, एंड देयरफॉर इट्स यू कैन से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज सो लेस दैट इट डज नॉट शो एड्जॉर्प्शन ऑन चारकोल। तो इसका साइज कम होने की वजह से इसमें इतनी कम वांडरवाल फोर्स है कि ये एड्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाता। क्योंकि बिल्कुल ध्यान रखना, जब एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल दूसरे की सरफेस पर जाएगा, ठीक है, तो वो तब ज्यादा एड्जॉर्प्शन शो करेगा जब उसमें खुद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। तो ये तो पहला हमने डिस्कशन किया। नाउ अब डाउन द ग्रुप अगर हम स्टडी करें, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है ना, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज करेगा, देयरफॉर वी कैन से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज। तो हीलियम को तो छोड़ दीजिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। नाउ वी नो दैट ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, सॉरी यहां पर आएगा बेटा, एक पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यहां पे कि कई बार जो एग्जामिनर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ना क्रिटिकल टेम्परेचर से भी जोड़ देता है। तो एक चीज अपने माइंड में रखिए कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है ना। तो इसको खैर मैं एक पॉइंट नेक्स्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मैं यहां क्या चेंज कर सकता हूं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर एक पॉइंट हम स्टडी करेंगे, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नोबल गैसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नोबल गैसेस। आपके पास ये गैस है, ठीक है, ये टेम्परेचर का एक्सिस।
आपको इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते करते सपोज हम इस पॉइंट पर आ गए और यहाँ पर ये गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। ये टेम्परेचर अगर x डिग्री सेल्सियस है तो इस टेम्परेचर को मैं क्या कहूँगा, आई विल से क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। देखिए इस टेम्परेचर से ऊपर आपको क्या मिलने वाली है, गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबोव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हम उससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब यहां पर हमारा क्या लॉजिक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले जो आपकी नोबल गैसेस हैं दे विल हैव लेस वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। रीजन बिल्कुल क्लियर है, ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। नाउ अब डाउन द ग्रुप भी देखते हैं बेटा क्या वेरिएशन मिलेगा हमें क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो इन ग्रुप्स क्या होता है, देखिए साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट critical temperature increases. Clear? So the order will be neon, helium, neon, argon, krypton, xenon और radon. बट एक चीज जो ध्यान रखनी है कि मैंने कहा जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो कई बार एग्जामिनर जो है वो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना देके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? सो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा इट इज द मेजर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपको ये पता करना है कि किस में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या किस में कम है तो डायरेक्टली हम उसका क्या देख सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो रीजनिंग में कई बार बिल्कुल जितनी मैंने रीजनिंग आपको कराई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, वहाँ पर ध्यान रखिए उसकी जगह आपको क्रिटिकल टेम्परेचर भी मिल सकता है जो किसका मेजर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। चलिए नाउ द लास्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। The last physical property, solubility in water. So जो noble gas is a point number 1, these are sparingly soluble in water. इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज देर आर dipole induced dipole forces between water and noble gases। वाटर और नोबल गैसेस के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना। और यू कैन से एक इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो वाटर है, वाटर नोबल गैस में क्या करेगा, इन द नोबल गैस इट इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्लियर? इट इंड्यूस डाइपोल इन नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस में क्या इंड्यूस करेगा, डाइपोल इंड्यूस करेगा। तो वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल और इस वाटर के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो आपकी कौन सी फोर्सेस होंगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फिर से समझिए एक बार, ये आपका वाटर है और ठीक है नोबल गैस, नोबल गैसेस में वाटर क्या करेगा, डाइपोल को इंड्यूस करेगा। तो डाइपोल इंड्यूस होने के बाद वाटर और नोबल गैस में कौन सी फोर्स हो गई, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। और जब ये फोर्स होती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा आपका वाटर में। अब इसको स्टडी करते हैं एग्जैक्ट, व्हाट इज द कॉज या आप इसका रीजन। तो बेटा ये वाटर है, ऑल ऑफ यू नो वाटर में क्या होता है, HOH,
तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। वाटर में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, देयर इज अ डाइपोल। अब ये आपकी नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस की नेचर क्या होती है, वो नॉन पोलर होती है, इट इज नॉन पोलर। तो जब ये डाइपोल, वाटर का डाइपोल कोई भी ये ले लीजिए चाहिए, ये नोबल गैस को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, देयर इज अ पोलराइजेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का क्या होगा, पोलराइजेशन। समझिए, जब वाटर नोबल गैस को अप्रोच करेगा तो वाटर में जो डाइपोल है उसमें डेल्टा नेगेटिव है, तो उसकी वजह से ये जो आपका नोबल गैस है इसमें एक डाइपोल क्रिएट होगा, ये पोलराइज होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में। अब यहां पर ये जो बना डाइपोल, इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल। और वाटर में पहले से कौन सी चीज है, डाइपोल। तो अब जो इनके बीच में फोर्सेस आएंगी उनका क्या नाम होगा, दीज आर नाउ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ध्यान से समझना है कि वाई नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो नोबल गैसेस में एक डाइपोल इंड्यूस करेगा, उसके बाद जो फोर्स आएगी दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ड्यू टू विच इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब हमें स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी इन ग्रुप। तो ग्रुप में देखिए सबसे पहले, अब ग्रुप में स्टडी करते हैं। वाटर ने क्या किया, देखिए वाटर ने क्या किया, इट हैज, और सबसे पहले इसने पोलराइजेशन किया किसका, नोबल गैस का, ठीक है। नोबल गैस के पोलराइजेशन की वजह से उसमें क्या डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से नोबल गैस को क्या मिली, इट गेन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, चाहे वो कैसी भी हो, स्पेरिंगली को हो, डजंट मैटर। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जो गैस जितनी ज्यादा पोलराइज होगी, ठीक है ना, उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए बिल्कुल कंक्लूजन निकालते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा देन देयर विल बी मोर मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है, अभी पोलराइजेशन ऑफ नोबल गैस चेक करनी है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन में कौन सी गैस ज्यादा पोलराइज होगी, कौन सी कम होगी। तो पोलराइजेशन का मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिस गैस का साइज ज्यादा होगा वो जल्दी पोलराइज होती है, जिस गैस का साइज कम होगा वो जल्दी पोलराइज नहीं होती, इट विल बी लेस पोलराइज्ड। सो अब देखिए, इन ग्रुप्स साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करेगा देन एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नोबल गैस इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स इंक्रीजेस and hence solubility in water increases. तो order will be helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो रीजन कि भी सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज हो गया नोबल गैस का। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट, ये हमारी कंप्लीट हुई आपकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। सो यहां पर कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, जस्ट सी आउट। द फर्स्ट पॉइंट इज, जो नोबल गैसेस हैं दीज आर केमिकली इनर्ट इन केमिकली
इनर्ट इन नेचर। फर्स्ट ये देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। इसका पहला रीजन आपको पता है, ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का एग्जांपल देखिए, 1s2 2s2 2 पीसेस, ठीक है। सेकंड रीजन अगर हम कहें, दैट इज अगर फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, सो दे विल हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, दे विल हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये जो तीन है, ये दीज आर द मेन रीजंस कि जो आपकी नोबल गैसेज है वो केमिकली इनर्ट है। नाउ अब आउट ऑफ ऑल नोबल गैसेस अब तक xenon is able to form compounds। इसका रीजन हमें करना है, देखिए। तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon और रेडॉन। डाउन द ग्रुप जो बेटा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, रेडॉन की। रेडॉन क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो रेडॉन के बाद जो xenon है, xenon इज द एलिमेंट विच हैज लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आफ्टर रेडॉन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, देन देयरफॉर इट कंपैरेटिवली मोर इजीली लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि आपसे पूछा जाएगा भाई xenon ही क्यों करता है, तो xenon में बताना है कि xenon की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। रेडॉन को छोड़ के, रेडॉन को किस लिए अलग किया, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो नॉर्मल रिएक्शंस का वहां कोई यूज ही नहीं है। सेकेंडली, रेडॉन का अब तक सिर्फ एक कंपाउंड ही क्या हुआ है, ओनली आइडेंटिफाई हुआ है, आइसोलेट भी नहीं हुआ है। तो रीजन यू हैव टू रिमेंबर दैट xenon इज द एलिमेंट विच हैज द लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आफ्टर रेडॉन, ठीक है। देयरफॉर इट कंपैरेटिवली मोर इजीली लूजेस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ देन वी हैव टू स्टडी सिंथेसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। इसके बारे में स्टडी करना है, सिंथेसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। तो जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था, इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय नील बार्टलेट। द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड was synthesized by नील बार्टलेट। सो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कैसे जस्ट सी आउट। सो नील बार्टलेट ही वाज वाचिंग द रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को वॉच कर रहे थे। द रिएक्शन वाज O2 प्लस PTFC। रिएक्शन वाज बिटवीन ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड। द रिजल्ट इज O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो आपका O2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 पॉजिटिव में। क्लियर, यानी यहां से देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, या यू कह सकते हो आप ऑक्सीडेशन हुआ। और ये कराया किसने, PTF6 ने। तो PTF6 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने किसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीजन का। उसको कन्वर्ट किस में कराया, O2 पॉजिटिव में। अब यहां से देयर वॉज एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन था, या आप कह सकते एक मैथमेटिकल डेटा था कि जो साइज ऑफ xenon इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑक्सीजन। जो xenon का साइज है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इक्वल है, ठीक है। सेकेंडली, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी O2 मॉलिक्यूल का डायमीटर इज इक्वल टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ xenon, ठीक है। O2 से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही एनर्जी किस में लगेगी, xenon में। सो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को
रिप्लेस किया बाय द जिनॉन Xe, द रिएक्शन वाज डन PtF6, कंपाउंड फॉर्म्ड Xe positive, PtF6 negative. This was the first noble गैस कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। तो यहां पर क्लियर हुआ आपसे कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, पूरा प्रोसेस बताना है कि जो नील बार्टलेट था उसने इस रिएक्शन को देखा, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ O2 पॉजिटिव में, तो ऑक्सीजन और जिनॉन में सिमिलैरिटीज थी, साइज की सिमिलैरिटी, आयनाइजेशन एनर्जी की सिमिलैरिटी, तो उसने O2 को रिप्लेस किया जिनॉन से, एंड दिस वे वी गेट आवर फर्स्ट noble gas compound और first compound of xenon. So this is regarding the synthesis of noble gas, और इसको आप discovery भी बोल सकते हो। Now अब compounds of noble gases कौन कौन से हैं एक बार उसको देखेंगे। Compounds of noble gases, so just see out। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम xenon की। तो xenon में जो compounds हैं वो आपके xenon fluorides, xenon oxides and xenon oxyfluorides. So xenon fluoride में you have to study XeF2, XeF4, XeF6, अलग से लेक्चर अपलोड है, you will see। xenon oxide में you will have XeO3, XeO4, ये एक सेपरेट है, आपको स्टडी करना है, ये भी लेक्चर अपलोड है। xenon oxyfluoride में XeOF2, XeOF4, XeO2F2 you have to see, ये भी आपका सेपरेट लेक्चर है। तो कंपाउंड ऑफ xenon में देयर आर 3 डिफरेंट आपको स्टडी करने, xenon फ्लोराइड, xenon आयोडाइड एंड xenon ऑक्सीफ्लोराइड। अब xenon के बाद क्रिप्टन में सिर्फ एक ही कंपाउंड अब तक स्टडी हुआ है, दैट इज KrF2। और बात की जाए रेडॉन की, so radon में भी there is a single compound RnF2. This is only identified, not isolated। तो बेसिकली बात की जाए तो आपको xenon के कंपाउंड को ही स्टडीज करना है, किस किस को, xenon फ्लोराइड, xenon ऑक्साइड एंड xenon ऑक्सीफ्लोराइड। So this is all about the we have done atomic, physical and chemical properties of noble gas compounds, ठीक है। आफ्टर दैट आपको स्टडी जो करना है xenon फ्लोराइड को स्टडी करना है, xenon ऑक्साइड, xenon ऑक्सीफ्लोराइड, these are the different lecture, इनके स्ट्रक्चर, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, और इन द एंड देयर इज अ यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस के अलग अलग जो यूज है वो भी आपको स्टडी करने। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, दैट्स ऑल।